अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये जो हमारी वर्कशॉप है सितंबर अटेम्प्ट की, ये उसकी पहली क्लास है। और उससे पहले की जितनी भी क्लासेस हमारे पास यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग के तौर पे मौजूद है, मैं इस क्लास में उन्हें समराइज कर देता हूँ, उन्हें रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि जब हम आगे की तरफ बढ़ें तो प्रायर नॉलेज आपके पास मौजूद हो। कोशिश कीजिएगा कि इस क्लास के बाद अगर आपने पिछली रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी हैं तो वो यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, ताकि आपके पास प्रायर नॉलेज मौजूद हो और जब हम आगे की क्लासेस लेके चले आपको फायदा हो जाए। आपके जो भी सवालात हैं आप चैट पे लिख लीजिएगा, फिर जब मौका मिलेगा Q&A सेशन रख के उनको मैं आंसर कर दूंगा। आज की इस क्लास में हमारे पास लिमिटेड टाइम मौजूद है, 50 मिनट की क्लास होगी या 45 मिनट की क्लास होगी, तो उसमें पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको आंसर्स दे सकूं। आज मेरा पूरा फोकस होगा कि मैं आपको क्विकेस्ट रिकैप दे दूं जो अब तक हमने पढ़ा है और फिर हम आगे की तरफ चलें। सही हो गया? ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। जो वर्कशॉप डे 1 था यूट्यूब के ऊपर, उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपके पास रिटन बिजनेस मैसेजेस की कुछ टाइप्स होती हैं। रिटन बिजनेस मैसेजेस की कुछ टाइप्स होती है, जैसे कि आपके पास लेटर्स होते हैं, मेमो होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, प्रेसीज होती हैं, फिर आपके पास एसे, सीवी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, नोटिस ऑफ द मीटिंग्स, एजेंडा। ये तमाम चीजें आपके पास रिटन बिजनेस मैसेज की टाइप्स होती हैं। तो हमारे कोर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट है लेटर्स, हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट है प्रेसीज, हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट है ऐसे, और फिर कभी कभी शॉर्ट रिपोर्ट या मेमो आ जाती है। तो मैं आपको ये तमाम चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। ये पहले भी एक्सप्लेन्ड है पिछली क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे मैं रिकैप दे रहा हूं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं लेटर्स की। लेटर्स वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। लेटर्स वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। सर, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल कम्युनिकेशन? वो कम्युनिकेशन जो कि मेरे घर से बाहर जा रही है, वो कम्युनिकेशन जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है और वो रिटर्न फॉर्म में है, तो वो लेटर्स कहलाएंगे। वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो मेरे घर से बाहर जा रही है, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है और वो रिटर्न फॉर्म में है, वो लेटर्स कहलाएंगे। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का ये भी मतलब हो सकता है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो मेरे घर की तरफ आ रही है, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ रही है, वो रिटर्न फॉर्म में है, वो लेटर्स है। तो लेटर्स आपके पास वो रिटर्न कम्युनिकेशन है, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में यूज हो रहे होते हैं। मैंने आपको समझा दिया लेटर्स। अब लेटर्स की दो टाइप्स है, सुनिएगा गौर से। लेटर्स की दो टाइप्स हैं, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस की वजह से, हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस को मीट करने के लिए फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। सर, ये ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस क्या होते हैं? भाई, मैं एक एनजीओ चला रहा हूं, मुझे डोनेशन चाहिए। मैं एक बिजनेस चला रहा हूं, मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूं, मुझे जॉब चाहिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रहा हूं। मैं एक सप्लायर हूं, मुझे कस्टमर को सामान बेचना है। मैं एक कस्टमर हूं, मुझे सप्लायर से सामान परचेज करना है। मैंने एक सामान परचेज किया हुआ है, मुझे कंप्लेन करनी है। मैंने सामान परचेज किया हुआ है, वो डैमेज्ड कंडीशन में है, मुझे उसे रिप्लेस करना है, मुझे उसका रिफंड चाहिए। मुझे अप्रिशिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन को कि उसने मेरा एक काम आसान कर दिया। मुझे कंप्लेन करनी है ऑर्गेनाइजेशन को, उसने मेरा काम खराब कर दिया। मैं एडिटर को लेटर लिख रहा हूं न्यूज़पेपर के कि हमारे इलाके में जो है वो मसले मसाइल चल रहे हैं। यहाँ पे जो आपका पर्पस है वो फॉर्मल पर्पस है, वो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस है। तो ये हम फॉर्मल लेटर्स में कवर करेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि नॉन प्रोफेशनल पर्पसेस को मीट कर रहे होते हैं। नॉन प्रोफेशनल पर्पसेस का मतलब क्या? कि मैं अपने दोस्त को लेटर लिख रहा हूं, मैं अपनी फैमिली को लेटर लिख रहा हूं। मैं अपने दोस्त को इसलिए लेटर लिख रहा हूं कि उसने मेरिट सर्टिफिकेट सिक्योर किया है या गोल्ड मेडल सिक्योर किया है, मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। मैं अपनी फैमिली को लेटर लिख रहा हूं, मैं अब्रॉड में बैठा हुआ हूं, मैं उनको मिस कर रहा हूं, मैं उनको लेटर लिख रहा हूं। या फैमिली मुझे लेटर लिख रही है, मैं अब्रॉड में बैठा हूं, वो कह रही है कि पैसे भेज दो। या मैंने जो है वो अब्रॉड में बैठ के अपनी फैमिली को लेटर लिखा है कि भाई मुझे पैसे भेज दो।
या मैंने अपने कजन को लेटर लिखा है उसको गाइड करने के लिए कि वो कौन कौन सी प्रोफेशंस की तरफ वो जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो लेटर्स है वो इनफॉर्मल लेटर्स होंगे, क्योंकि ये किसी नॉन प्रोफेशनल पर्पस को मीट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि लेटर्स आपके पास वो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। लेटर्स की दो टाइप्स है, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को मीट कर रहे होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स नॉन प्रोफेशनल पर्पसेस को मीट कर रहे होते हैं, सोशल पर्पस को मीट कर रहे होते हैं, पर्सनल पर्पस को मीट कर रहे होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को मीट नहीं कर रहे होते। फिर अगर मैं फॉर्मल लेटर्स की बात करूं तो फॉर्मल लेटर्स की दो टाइप्स है, ये लिखी हुई। एक फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड, एक फॉर्मल लेटर्स विदाउट लेटर हेड। फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड वो लेटर्स होते हैं जो कि प्री प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर पे लिखे जाते हैं। सर ये प्री प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर क्या है? प्री प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टेक्ट डिटेल्स वो पहले से ही हेडर और फुटर में प्रिंटेड होती है। आप क्या करते हो, उस पर अपने लेटर टाइप करते हो, प्रिंट निकाल लेते हो। तो ये क्या कहलाएंगे? फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड्स। फॉर्मल लेटर्स विदाउट लेटर हेड्स कौन से होंगे? जिसमें लेटर हेड नहीं होता, आपके पास एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर होता है, एक कोरा कागज होता है, और आप उस पर क्या करते हो, लेटर लिख रहे होते हो, या तो लिखते हो या टाइप करते हो। इन इधर केस विदाउट लेटर हेड पे लेटर हेड नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल नहीं होती है, विद लेटर हेड पे ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल होती है। सवाल, सर विद लेटर हेड कौन यूज करता है? ऑब्वियस है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का अपना नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना लोगो है, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपना ईमेल एड्रेस, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपना लेटर हेड बना सकती है, आप और मैं अपना लेटर हेड नहीं बना सकते, हम इंडिविजुअल्स हैं। तो हम इंडिविजुअल्स लिखते विदाउट लेटर हेड। तो मैं आईक्यू से कोई काम होगा, तुम जो लेटर लिखोगे वो कोरे कागज पे लिखोगे, खाली पेपर पे लिखोगे। आईक्यू तुम्हें कुछ लेटर लिख के देगी तो अपने लेटर हेड पे लिखेगी। तुम्हें मेरे ख्याल से लेटर समझ आ गए होंगे। मेमो, मेमो आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन में यूज होता है। सर इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का बंदा उसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे बंदे से बात कर रहा है, चाहे वो उसका बॉस हो, चाहे वो उसका सबऑर्डिनेट हो, या वो किसी और डिपार्टमेंट में काम करता हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेटरल यानी कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगनल कम्युनिकेशन के लिए हम मेमो यूज करते हैं। अब मेमो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। व्हाट्सएप पे आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो भी मेमो है, ईमेल पे जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो भी मेमो है, पीस ऑफ पेपर पे जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो भी मेमो है। जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही है वो कहलाएगा मेमो। तो सर क्या ये जो घर के अंदर कम्युनिकेशन चलती है रिटर्न, क्या वो भी मेमो है? द आंसर इज नो। हमने ये देखा है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को लेटर लिख रहा होता है, वो इनफॉर्मल लेटर होता है। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि एक घर का बंदा दूसरे घर के बंदे को एक घर का बंदा उसी घर के बंदे को कुछ लिख के दे रहा हो, तो हमने उसको कभी मेमो नहीं कहा। मेमो की एक घर की एग्जांपल हो सकती है, लेकिन हम उसको मेमो नहीं कहेंगे। एक लड़का जो है वो सर सौदा परचेज करने के लिए जा रहा है, उसने बोला अम्मा मैं सब कुछ भूल जाऊंगा तो आप मुझे लिस्ट बना के दे दो। तो अम्मा ने 25 चीजें लिख के दे दी उसको। तो एक पीस ऑफ पेपर पे अम्मा ने अपने घर के बेटे को एक चीज लिख के दे दी, तो वो मेमो हो सकता है। लेकिन मेमो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए यूज होता है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं होता। इसलिए जो है वो मेमो इनफॉर्मल नहीं होता, सिर्फ फॉर्मल होता है। तो लेटर्स जो है वो फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉन ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस अचीव हो रहा होता है। मेमो सिर्फ फॉर्मल होते हैं। मेमो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, लेटर्स एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं। ठीक हो गया, मैंने आपको लेटर समझा दिए, मैंने आपको मेमो समझा दिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। मैं रिपोर्ट के लिए ना एक सरसरी डेफिनेशन बनाता हूं, सुनिएगा, मैं कोशिश करूंगा। रिपोर्ट एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। फिर से ऐड करता हूं, रिपोर्ट एक डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट है। रिपोर्ट एक डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है हेडिंग्स के साथ, ग्राफ्स के साथ, चार्ट्स के साथ, और टेबल्स के साथ। रिपोर्ट्स वो डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली प्रेजेंट किया जाता है हेडिंग्स, ग्राफ्स, चार्ट्स और टेबल्स के साथ। दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट। अब तुम अगर लेटर्स जितने भी तुमने पढ़े देखे हैं, तुमने उसमें एज सच ग्राफ्स, चार्ट्स और हेडिंग्स नहीं देखी होंगी। मेमो जितने तुमने देखे पढ़े हैं उसमें तुमने ग्राफ्स, चार्ट्स और हेडिंग्स नहीं देखी होंगी। लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर हेडिंग्स होती हैं, चीजों को सेपरेट किया जाता है, चीजों को डिस्टिंग्विश किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, एक फॉर्मेट होता है, डिटेल में चीजें दी हुई होती है, चार्ट्स, ग्राफ्स और टेबल्स वहां पे मौजूद होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, शॉर्ट रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट।
लॉन्ग रिपोर्ट हम क्यों नहीं पढ़ते? लॉन्ग रिपोर्ट इसलिए नहीं पढ़ते कि एक लॉन्ग रिपोर्ट, अगर मैं टाइपिंग की बात करूं, तो 20 टाइप्ड पेजेस पे जा रही होती है कम से कम। तो सर अगर एक शॉर्ट रिपोर्ट टाइप्ड पेजेस में 20 पेजेस पे जा रही है, तो लॉन्ग जो है ना कितनी होगी? तो लॉन्ग रिपोर्ट का जो सबसे छोटा फॉर्मेट भी 20 पेजेस का होता है, तो बड़ा फॉर्मेट कितना होगा? पूरी पूरी बुक्स होती है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम उसको रीड कर सके, समझ सकें। हम शॉर्ट रिपोर्ट इसलिए पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कैजुअली शॉर्ट रिपोर्ट्स चल रही होती है। सुनना, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एडमिन हेड हूं, और मेरे पास ऑपरेशंस हेड आके कहता है कि भाई तुम मुझे काम करो, कि तुम मुझे एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दो कि जो हमारी छत मौजूद है, अगर हम उस पे 4 क्लासेस बनाना चाहें, तो वो 4 क्लासेस कितने टाइम में बनेगी, कितने पैसों में बनेगी, इसके अलावा उन 4 क्लासेस से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अगर हम वो 4 क्लासेस ना बनाए तो उसके अलावा हम उस रूम, उस फ्लोर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, मुझे एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दो। तो यहाँ पे एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट से एक रिपोर्ट मांग रहा, तो ये शॉर्ट रिपोर्ट होगी। तो शॉर्ट रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूजुअली चलती है, लॉन्ग रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की यूजुअली बाहर चलती है, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट, या ऑर्गेनाइजेशन के यूजुअली बाहर चलती है, मार्केटिंग रिपोर्ट, फाइनेंस रिपोर्ट। तो ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चल रही होती है। तो याद रखिएगा कि रिपोर्ट का अपना कोई फॉर्मेट नहीं होता। शॉर्ट रिपोर्ट यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज हो रही होती है। शॉर्ट रिपोर्ट यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज हो रही होती है, तो इसको हम मेमो फॉर्मेट पे लिखते हैं। तो जो मेमो का फॉर्मेट बताऊंगा वो शॉर्ट रिपोर्ट पे भी चिपका देंगे। लॉन्ग रिपोर्ट यूजुअली आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के बाहर यूज हो रही होती है, उसको हम लेटर या फिर बुक फॉर्मेट पे लिखेंगे। सर लॉन्ग रिपोर्ट तो हम पढ़ ही नहीं रहे, तो हमें क्या जरूरत है बुक फॉर्मेट को और लेटर फॉर्मेट को फॉलो करने की? तो लॉन्ग रिपोर्ट छोड़ देते हैं। आपके पास एक और डॉक्यूमेंट होता है जो आपसे पूछा जा रहा होता है, वो होता है सर्क्यूलर। सर्क्यूलर का अपना कोई फॉर्मेट नहीं होता। सर्क्यूलर एक वो डॉक्यूमेंट है जो हम मैसेस में सर्कुलेट करते हैं। सर मैसेस में सर्कुलेट करने का मतलब क्या है? कि हम मेजॉरिटी लोगों को एक ही कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो हम सर्कुलर भेज देते हैं। हम क्या करते हैं, उसको सर्कुलेट कर देते हैं। तो सर्कुलर अगर इंटरनल है तो कौन से फॉर्मेट में जाएगा? गेस व्हाट? हो जाएगा मेमो फॉर्मेट पे। और अगर सर्कुलर एक्सटर्नल है, अगर सर्कुलर एक्सटर्नल है तो किस फॉर्मेट पे जाएगा? सर हम तो बड़े हो गए, हमें समझ आ गया, वो जाएगा लेटर फॉर्मेट पे। तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पास सर्कुलर लिखने के लिए भी आ जाए तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुमने लेटर या मेमो ही लिखना है, डिपेंडिंग कि वो सर्कुलर इंटरनल है एक्सटर्नल है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है प्रेसी। प्रेसी आपके पास एक टेक्निक है जिसमें आप बड़े पैसेज को छोटे वर्ड्स में, कम वर्ड्स में लिख लेते हो। यहाँ पे आप अपनी ओपिनियन शेयर नहीं करते, जो इंफॉर्मेशन है उसी को रीराइट करते हो, लेकिन यूजिंग लेसर एंड लेसर वर्ड्स। आप रिपीटेशन को अवॉइड करते हो, आप एक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, आप सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को मर्ज करते हो, ताकि जो है वो एसेंस है वो रह जाए, लेकिन आपकी बात कम वर्ड्स में पूरी हो जाए। फिर ऐसे की बात करें, ऐसे ना आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग है। मैं जब ऐसे लिख रहा होता हूं तो मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सवाल आता है, यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के यूजेस भी हैं, इंटरनेट के डीमेरिट्स भी हैं। तो अगर तुम फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट के एडवांटेजेस पे बात कर रहे हो, उसके मेरिट्स पे बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग इंटरनेट को बुरा समझते हैं तो तुम उनसे आर्ग्यू कर रहे हो। तो दिस इज आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। तो आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग टेक्निक्स दो हो सकती हैं, एक होती है एफिनिटी, एक होती है फिश बोन। एफिनिटी में क्या होता है कि आपके पास एक मेन प्रॉब्लम होता है, उसके कुछ सब प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के कुछ और सब प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपके पास रूट कॉजेज निकल रही होती हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ब्रांच आउट कर रही होती है। तो हम एफिनिटी की तरफ नहीं जाते, हम फिश बोन की तरफ चले जाते हैं। हर प्रॉब्लम जो है ना, जो एग्जिस्ट कर रही होती है, उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके हमें छोटे छोटे इफेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं। या अगर मुझे नजर आ रहा है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है, लेकिन इन्फ्लेशन के पीछे बहुत सारे कॉजेज होंगे। जैसे कि लोग जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे। तो ये आपके पास कॉजेज है। इफेक्ट क्या नजर आ रहा होगा कि जब लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा कि लोग ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। फिर इन्फ्लेशन इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अपनी सेविंग की तरफ नहीं जाते, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई लोग कमा रहे हैं तो मैं भी कमाऊंगा। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या, बिजनेस स्टार्ट करना। इफेक्ट क्या होगा कि मार्केट में आपके पास जो है वो चीजें ज्यादा अवेलेबल होंगी, उसकी वजह से कस्टमर के पास ऑप्शन होगा, वो परचेज करेगा, कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो आपके पास कॉजेज और इफेक्ट नजर आ रहे हैं।
तो आपके पास ऐसे दो किस्म के होते हैं, एफिनिटी और फिश बोन। तो मैंने यहाँ पे आपको तब जो आपको चीजें बताई है, मैंने आपको बताया है कि आपके पास लेटर होता है। लेटर वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस को मीट करता है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे एनजीओ चलानी है, मुझे कोई और ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस पूरा करना है, मुझे कोई सीएसआर एक्टिविटी करनी है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करूंगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या लेटर के थ्रू होगी। और फॉर इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, लेकिन वहां पे जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगी वो एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल से होगी। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस मीट नहीं हो रहा होगा, नॉन ऑर्गेनाइजेशनल कोई पर्पस, कोई कोई पर्सनल पर्पस मीट हो रहा होगा। फिर फॉर्मल लेटर्स की दो टाइप होती है, फॉर्मल लेटर्स विदाउट लेटर हेड, फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड। विद लेटर हेड ऑर्गेनाइजेशंस लिखती है क्योंकि उनके पास अपना लेटर हेड मौजूद होता है। विदाउट लेटर हेड यूजुअली इंडिविजुअल लिख रहे होते हैं क्योंकि उनका अपना कोई लेटर हेड मौजूद नहीं होता। अगर मैं कोई लेटर लिखूंगा तो मेरे पास कोई अपना फॉर्मेट मौजूद नहीं होगा, कोई लेटर हेड मौजूद नहीं होगा। मेमो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है, इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, सही है। रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली प्रेजेंट किया जाता है यूजिंग ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे हेडिंग्स के थ्रू चीजों को सेग्रीगेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्टिंग्विश किया जाता है। दो किस्म की रिपोर्ट होती है, लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट। लॉन्ग रिपोर्ट हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। शॉर्ट रिपोर्ट यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज हो रही होती है, तो उसमें मेमो फॉर्मेट यूज होता है। आपके पास सर्कुलर, सर्कुलर की एग्जांपल देता हूं। मैं सीईओ एक ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने अपने पर्सनल असिस्टेंट को बोला कि भाई ये काम करो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबको मैसेज चला दो कि 14 अगस्त की छुट्टी मैं दे रहा हूँ, इस बार 14 अगस्त हम ऑर्गेनाइजेशन में सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो अपने घर पे जाके सेलिब्रेट करें सुकून से। तो यहाँ पे वो जो मेरा पी ए है, पर्सनल असिस्टेंट है, वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी असिस्टेंट्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितना भी सपोर्ट स्टाफ है, जितना भी जेनेटोरियल स्टाफ है, उन सबको ईमेल चला देगा कि हमारा जो है वो 14 अगस्त के दिन ऑफ है, आप लोग जो है घर पे अपना आराम से जो है वो आज़ादी मनाएं। तो यहाँ पे जो मैंने पीए से मेमो चलवाया है वो क्या है, वो सर्कुलर है। वो सर्कुलर है, मेमो स्टाइल में लिखा जाएगा। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ हूँ और मैंने कहा कि भाई 14 अगस्त की इस ओकेजन में अपने जितने भी कस्टमर्स हैं 500 600, उन सबको लेटर चला दो, सर्कुलेट कर दो कि भाई हम आपको क्या कर रहे हैं, 47% ऑफ दे रहे हैं 3 दिन के लिए, 14 15 16। तो यहाँ पे जो मैंने 3 दिन के लिए इनको ऑफ दिया है, मैंने सारे कस्टमर्स को वो लेटर चला दिया। ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल सर्कुलर हो जाएगा। एक्सटर्नल सर्कुलर लेटर फॉर्मेट पे चलता है, इंटरनल सर्कुलर मेमो फॉर्मेट पे चलता है, सही है। अब ये सारी जो कहानियां हैं आप रीड कर लेना क्योंकि मैंने आपको जो है सारी चीजें बोल के बता दी हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको पहला वर्कशॉप जो है वो रिवाइज करा दिया है। अब दूसरा जो वर्कशॉप थी हमारी यूट्यूब पे, जो लेक्चर्स मौजूद थे वो थे लेटर्स के। तो टाइप्स ऑफ लेटर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दो किस्म के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। ये आपके पास एग्जांपल्स एग्जांपल्स मौजूद है। फिर मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन पर्पस को मीट कर रहे होते हैं। मेमो में आपको बता चुका हूँ। फॉर्मल लेटर्स की दो टाइप्स होती हैं फॉर्मेट वाइज, एक होता है विथ लेटर हेड, एक होता है विदाउट लेटर हेड। यहाँ पे मैं पॉज करके बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। मैं पॉज करके बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग होती है, जितनी भी आपके पास कंप्यूटर बेस्ड राइटिंग होती है, आप लेटर लिख रहे हो, आप एमएस वर्ड पे टाइप कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे टाइप कर रहे हो, आप ट्वीट लिख रहे हो, आप स्टेटस लगा रहे हो, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप कोई पावर पॉइंट स्लाइड बना रहे हो, दो गोल्डन रूल्स को याद रखिएगा। आप कोई सीवी बना रहे हो, दो गोल्डन रूल्स याद रखिएगा। नंबर वन, कि अपने टेक्स्ट को आपने लेफ्ट से राइट की तरफ अलाइन करना है, अपने टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट की तरफ अलाइन करना है। इंग्लिश स्क्रिप्ट शुरू होती है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही होती है, तो जो आपका वर्ड पे आप कर्सर देखोगे वो लेफ्ट साइड पे ब्लिंक कर रहा होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप क्या करो कि ऊपर जाकर फॉर्मेट में जाके उसको सेंटर अलाइन पे क्लिक करके सेंटर पे लेकर आओ, या राइट अलाइन पे क्लिक करके उसको राइट अलाइनमेंट पे लेकर आओ। इट डजंट मेक सेंस। जब लेफ्ट पे सर्कल सॉरी कर्सर चल रहा है, आप लेफ्ट से राइट की तरफ लिखो, आपको सेंटर और राइट अलाइनमेंट नहीं करना। अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते सर वो टीचर ने कहा है कि जो डेट है वो राइट साइड पे लिखो, या जो योर सिंसेरली जो है वो राइट साइड पे लिखो। मैं एक चीज को राइट साइड पे लिख लेता हूँ, एक चीज को मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ, एक चीज को मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, अपने लेटर को नागिन बना देते हैं, ये लहराती रहे, लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर चलती रहे। डजेंट मेक सेंस। हर चीज लेफ्ट से शुरू होगी और राइट की तरफ जा रही होगी। तो ये गोल्डन रूल है। ये आपके पास मैंने पूरी कहानी लिखी हुई है। आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, रिटन कम्युनिकेशन,
आपने क्या करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, इट सेव्स योर टाइम, क्लैरिटी आती है और प्रोफेशनल लुक आता है। दूसरा गोल्डन रूल ये है कि आपने एक लाइन का स्पेस मेंटेन करना है हर कंपोनेंट के बाद। जो भी डॉक्यूमेंट तुम बना रहे हो, लेटर में आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सेंडर्स डिटेल, डेट, रेफरेंस नंबर, इनसाइड एड्रेस, इसके अलावा जो है आपके पास सब्जेक्ट वगैरह, जितनी भी चीजें आपके पास लिखी जा रही होती है, जितने भी कंपोनेंट्स लिखे जा रहे होते हैं, उन सब में एक लाइन का गैप आ जाए। मैं अक्सर सुनता हूँ कोई आगे मुझे बोलता है, सर सब्जेक्ट लाइन के बाद 2 लाइन का गैप आना चाहिए, डेट के बाद 1 लाइन का गैप आना चाहिए, इनसाइड एड्रेस के बाद 2 लाइन का गैप आना चाहिए, कहीं पे 2 लाइन, कहीं पे 3 लाइन, कहीं पे 1 लाइन, कहीं पे आधी लाइन। अरे भाई याद कैसे रहेगा यार, हर कंपोनेंट के बाद 1 लाइन का गैप होना चाहिए। ये 2 गोल्डन रूल याद रखिएगा। ये मैंने आपको 2 गोल्डन रूल बता दिए हैं। अब मैं फॉर्मेट की तरफ जा रहा हूँ। चैट पे सवाल बहुत आ रहे हैं, देख लो, ऐसा ना हो इंटरनेट का मसला हो। अच्छा, मैं पहले सवाल की जवाब नहीं देना चाह रहा था, लेकिन मुझे पर्सनली फील होता है कि पता नहीं आपके सवाल बहुत ऑब्वियस हो गए। ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, हर सारी रिकॉर्डिंग मैंने आज तक दी है। मैंने आपको ये कहा भी है कि रिकॉर्डिंग उसी जो वर्कशॉप है उसी में आगे वर्कशॉप डे 10 करके लग जाएगी। दूसरा, हैंडआउट मैं आपको बार बार एक गूगल ड्राइव का लिंक भेजता हूँ, उसमें सारे हैंडआउट मौजूद हैं। तो ये भी इसके अंदर मौजूद है, जो 8 के 8 हैंडआउट है वर्कशॉप के, वो भी मौजूद हैं। एक सवाल आया हुआ है कि सर वो मेन प्रॉब्लम ये है कि जो वोकेबलरी मैंने देखी है मॉडल पेपर में, वो सॉल्व्ड नहीं है, या शायद ये है कि वो वोकेबलरी जो है वो मैच नहीं करती जो टीचर पढ़ाते हैं। देखो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पहली बार, और ये बात मैं आपसे 50वीं बार भी करूंगा, और ये बात मैं आपसे 1000वीं बात भी करूंगा कि वोकेबलरी आप 1 लाख पढ़ के चले जाओ, अगर आपकी वोकेबलरी नहीं लगनी होगी तो नहीं लगेगी। अगर वोकेबलरी नहीं लगनी होगी, नहीं लगेगी, तो आप पैनिक नहीं करोगे। आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, जो बेस्ट आंसर लग रहा हो वो टिक कर लो। वोकेबलरी आपके पेपर का 20% बनाते हैं। फिर से मैं कहूंगा, वोकेबलरी आपके पेपर का 20% बनाते हैं। आप अगर उस वोकेबलरी में से 5 मार्क्स भी ले लेते हो, 6 मार्क्स भी ले लेते हो, तो गम नहीं है। वैसे तो कोशिश यही होगी कि पूरे मार्क्स लें या फिर 50% मार्क्स लें। आप उस 80% में से आराम से 50% मार्क्स निकाल सकते हो, अगर आप ये जो मैं बोल रहा हूं आपसे उसको फॉलो कर लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने अब तक आपको जो बातें बताई हैं, काइंडली बस मुझे चैट पे लिख दे कि वो क्लियर है या नहीं है। अब तक जो भी मैंने आपको बताया, हैंडआउट 1 से और हैंडआउट 2 से अब तक जो बताया, वो क्लियर है या नहीं है, क्योंकि अब मैं फॉर्मेट पे जा रहा हूँ। जबरदस्त। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, बेफिक्र हो जाओ। मैं इंशाल्लाह इसके बाद जो PRC 5 की वर्कशॉप होगी, वो कम करने के बाद मैं दोनों की रिकॉर्डिंग दे दूंगा। सही है। अब ये है लेटर हेड, सॉरी लेटर्स विदाउट लेटर हेड। इसमें जो है ना आपके पास लेटर हेड मौजूद नहीं है। अब दोनों एक ही चीज मौजूद है, लेफ्ट राइट। मैं एक एक कंपोनेंट के आपके सामने समझाना शुरू करता हूं, थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है इनसाइड एड्रेस है। इनसाइड सॉरी सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है सेंडर्स डिटेल। देखो, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस। अब यहाँ पे मैं लेटर लिख रहा हूं, तो मेरा नाम, मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा एड्रेस। अब इसमें जो है एक बंदा जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल लेटर लिख रहा है, तो आप ये सोचोगे कि सर मैं अपना नाम लिखूं या कोई और नाम लिखूं। तो देखिए, 3 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, अगर आपको नाम नहीं दिया गया है तो आप अपना नाम लिख लो। जैसे मेरा नाम शनाख्ती कार्ड पे मोहम्मद उवैस है, तो मैंने मोहम्मद उवैस लिखा है। मुझे लोग उवैस कासमानी कहते हैं, मैं उवैस कासमानी भी लिख सकता हूँ। मेरे वाले साहब का नाम अमीन है, मैं उवैस अमीन भी लिख सकता हूँ। नंबर 2, अगर कोई नाम नहीं दिया हुआ, मैं नाम अज्यूम कर लूं, मैं अपना नाम रख लूं डेविड, मैं अपना नाम रख लूं जॉन, मैं अपना नाम रख लूं प्रकाश, मैं अपना नाम रख लूं अब्दुल गफूर, कुछ भी नाम रख लूं, क्या फर्क पड़ता है। सही है। फिर उसके बाद, अगर तीसरी चीज, अगर आपको नाम दिया हुआ है तो आप वही नाम फॉलो करोगे। आपको लिखा, आपको दिया हुआ है कि भाई अज्यूम करो तुम्हारा नाम है काशान, तो तुम फिर काशान लिखोगे, फिर तुम अपना नाम नहीं लिखोगे, कोई नाम को अज्यूम नहीं करोगे। फिर फोन नंबर, फोन नंबर जो है वो आप कोई भी डाल दो, फेक फोन नंबर डाल दो, अपना फोन नंबर डाल दो। ये मेरा फोन नंबर है 0333241762 आप लिख दो 0300123456 आप लिख दो 0300121221। सही है, 7 डिजिट होने चाहिए।
इसके बाद ईमेल एड्रेस ऐसी बात है, मोहम्मद उवैस लिखा है तो मैंने अपना मेरा ओरिजिनल ईमेल एड्रेस डाल दिया है, uwais.kasmani.1@gmail.com। आप जो है वो फेक बना लो भाई। अगर मेरे पास ये uwais.kasmani.1@gmail.com नहीं होता, अगर मेरा ईमेल एड्रेस होता जहरीला बच्चा @gmail.com, तो मैं जहरीला बच्चा वाली ईमेल एड्रेस नहीं यूज करता, मैं कोई फेक ईमेल एड्रेस बना लेता, uwais.kasmani@gmail.com या mohammad.uwais@gmail.com या m.uwais@gmail.com। अब मैं अगर जहरीला बच्चा या कूल बॉय या पापा की परी या अब्बू का जिन जैसे ईमेल एड्रेस अगर लिखूंगा यहाँ पे, तो एग्जामिनर तो ऐसी बात है मेरे मार्क्स काटेगा। तो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बना के लिख दो, अगर है तो सही है, नहीं है तो बना लो। फिर आपके पास, अब जाहिर सी बात है अगर तुम्हारा नाम उसने काशान अज्यूम किया हुआ है, अब मेरा नाम काशान है, मैं लिखूं uwais.kasmani@gmail.com, नॉट पॉसिबल यार। मैं लिख दूंगा kashan.ahmed@gmail.com या mohammad.kashan@gmail.com या m.kashan@gmail.com, क्या फर्क पड़ता है, ईमेल एड्रेस है। एड्रेस एड्रेस हमेशा याद रखिएगा, एड्रेस आप छोटे रेडियस से बड़े रेडियस की तरफ जाते हैं। अगर मुझे एड्रेस लिखना है तो मैं स्टार्ट करूंगा अपने फ्लैट से। फ्लैट का रेडियस छोटा होता है, फ्लोर का रेडियस बड़ा होता है। तो मैंने फ्लैट लिखा फिर फ्लोर लिखा, फ्लोर का रेडियस छोटा होता है, बिल्डिंग का रेडियस बड़ा होता है, तो फिर मैंने फ्लोर लिखा, उसके बाद मैंने बिल्डिंग लिखी। बिल्डिंग का रेडियस छोटा होता है और एरिया का रेडियस बड़ा होता है, तो फिर मैंने बिल्डिंग लिखी, फिर एरिया सॉरी स्ट्रीट लिखा। स्ट्रीट का रेडियस छोटा होता है, एरिया का रेडियस बड़ा होता है, फिर स्ट्रीट और एरिया। फिर एरिया का रेडियस छोटा होता है, शहर का रेडियस बड़ा होता है, तो एरिया और शहर यहां तक ही रुक जाओगे, शहर से ऊपर नहीं जाओगे। आप बोलोगे सर सूबे का रेडियस बड़ा होता है तो फिर सिंध भी लिखूं। फिर आप बोलोगे कि सर कंट्री का रेडियस बड़ा होता है, फिर आप पाकिस्तान भी लिखो। फिर आप बोलोगे कॉन्टिनेंट का रेडियस बड़ा होता है, फिर आप एशिया भी लिखोगे। फिर आप बोलोगे कि यार जो है वो वर्ल्ड का रेडियस बड़ा होता है, फिर आप अर्थ लिखोगे। फिर आप सोलर सिस्टम का नाम लिखोगे, तो ऐसे तो आप फिर मिल्की वे पे चले जाओगे, फिर आप क्लस्टर पे चले जाओगे, फिर आप पूरे यूनिवर्स पे चले जाओगे, तो इतना आगे तक नहीं जाना, शहर पे थम जाना है। तो कम से कम आप अपना एड्रेस शुरू करो कहाँ से, अपने एरिया से, अपने ब्लॉक से, ब्लॉक से लेकर अपने शहर तक चले जाओ। आपने लिखा फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ पीसीएचएस ब्लॉक 2 में, मैंने लिखा ब्लॉक 2 कॉमा पीसीएचएस कॉमा कराची। ब्लॉक 2 यानी कि पूरा पीसीएचएस में ब्लॉक 2 छोटा है, ब्लॉक 3 छोटा है। फिर उसके बाद मैंने पीसीएचएस लिख दिया, ब्लॉक 3 किसका, पीसीएचएस का, और पीसीएचएस कहाँ, कराची। बस परफेक्ट। ब्लॉक एरिया सिटी, ब्लॉक एरिया सिटी। आपने बोला सर अगर मैं ब्लॉक से पीछे चले जाऊं, स्ट्रीट नंबर लिख दूं, स्ट्रीट से पहले मैं बिल्डिंग का नंबर लिख दूं, बिल्डिंग से पहले मैं अपना फ्लोर नंबर लिख दूं, उससे पहले मैं फ्लैट नंबर लिख दूं, मसला नहीं है, मसला नहीं है, तुम कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरीली आपका एड्रेस बढ़ जाएगा। और दूसरा ये है कि जरूरी नहीं है ना, आप उसको घर तक क्यों लेकर आ रहे हो। आपने उसको बस ब्लॉक एरिया और सिटी बता दिया, काफी है। उससे आगे जाना, उससे पीछे जाना हिमाकत है। मैंने आपको नाम बता दिया, मैंने आपको फोन नंबर बता दिया, ईमेल एड्रेस बता दिया, एड्रेस बता दिया। एक बच्चा निकल कर आएगा सर फोन नंबर में मैं +92 लिख लूं, तो यार तुम खुद पाकिस्तान में मौजूद हो, तुम लेटर भी पाकिस्तान में लिख रहे हो, सही है, तो पाकिस्तान का कंट्री कोड सबको पता है +92 है। इफ यू आर अप्लाइंग अब्रॉड, अगर तुम अब्रॉड अप्लाई कर रहे हो तो फिर तुम चलो +92 लिख लो, या फिर तुम जो अब्रॉड में लेटर भेज रहे हो तो +92 भी मसला नहीं करेगा, जीरो भी मसला नहीं करेगा। सर मैं अगर 033 स्पेस 2417620 लिख लूं तो मसला है, द आंसर इज नो। सर अगर मैं 033 हाइफन यानी कि -2417620 लिख लूं तो मसला है, द आंसर इज नो। जो फॉर्मेट यूजुअल है आप फॉलो कर सकते हो। अब एक बच्चा बोलते सर मैं लिखूं 033 और मैं स्लैश लगा के 2417620 लिखूं, तो ये हिमाकत है, क्योंकि कभी भी कोई नंबर ऐसे लिखता नहीं है। मैंने आपको नाम बता दिया, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस बता दिया, एड्रेस बता दिया। अब देखो एक कंपोनेंट खत्म हो गया, एक लाइन का गैप आ रहा है। फिर आएगी डेट। डेट 3 तरीके से आ सकती है। उसने अगर आपको डेट नहीं दी तो आप क्या करोगे, जिस दिन पेपर दे रहे होगे उस दिन की डेट को अज्यूम करोगे। जिस दिन आप पेपर दे रहे होगे उस दिन की डेट को आप अज्यूम करोगे। ठीक हो गया, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, मैं कह रहा हूं कि डेट आप कौन सी अज्यूम करोगे, अगर डेट नहीं दी हुई, जिस दिन आप पेपर दे रहोगे उस दिन की डेट डालोगे। फॉर एग्जांपल आपका पेपर होता है 24 सितंबर 2025, तो आप लिखोगे 24 स्पेस SEPTEMBER, कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, स्पेस 2025। ये ब्रिटिश फॉर्मेट है। DD स्पेस MMMM स्पेस YYYY। 4M का मतलब होता है पूरा मंथ, 4Y का मतलब होता है पूरा ईयर। अगर 3M होंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि आप लिखोगे DEC.SEPT.MAR.JUL. तो हम एब्रीविएट नहीं करते, हम पूरा पूरा मंथ लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्या, आज की तारीख है तो लिखोगे 12/12 स्पेस SEPTEMBER सितंबर
स्पेस 2025, तो ये आपके पास डेट है। जैसे अगर मैं अमेरिकन फॉर्मेट पे लिखूं, आप अमेरिकन फॉर्मेट पे लिखोगे मसला नहीं है, लेकिन फॉर्मेट सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो सितंबर 12 ना, तो आप लिखोगे September 12, 2025। अब ये फॉर्मेट अगर तुम्हें याद रहे, कॉमा देखो, अगर यहाँ कॉमा लगा दियो तो मार्क्स कटेंगे, यहाँ से कॉमा हटा दियो तो मार्क्स कट जाएंगे, यहाँ कॉमा लगा दियो तो मार्क्स कट जाएंगे। दिस इज द अमेरिकन फॉर्मेट। तुम ये फॉर्मेट पे जा सकते हो, ये फॉर्मेट पे जा सकते हो, तो ये आपके पास फॉर्मेट मौजूद था। सही है। फिर आ जाते हैं रेफरेंस पे। रेफरेंस ऑप्शनल है। अगर कहीं पे रेफरेंस की हिंट भी ना हो ना, अगर कहीं पे रेफरेंस की हिंट भी ना हो तो रेफरेंस को छोड़ देना। अपनी तरफ से डेढ़ होशियारी नहीं करना, खलीफा नहीं बनना, खुद से रेफरेंस नंबर नहीं लिखना। कहीं पे रेफरेंस नंबर दिया हो तो सीधा सीधा वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे टाइप कर देना। रेफरेंस नंबर क्या होता है? सोचो, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस और एक ऑर्गेनाइजेशन है ओके एंटरप्राइज। हमारे पास लेटर को ट्रेस करने का एक तरीका है रेफरेंस नंबर से। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस ने जनवरी में मुझे एक लेटर भेजा। अब जाहिर सी बात है, जनवरी में उसने जो मुझे लेटर भेजा है, उसने जनवरी में अब तक तीसरा लेटर भेजा है, तो उसका उसका रेफरेंस नंबर क्या होगा? IQSF.January.003। सही है। तो उसने जब रेफरेंस नंबर मुझे लिख के भेजा है, मैं आईक्यू को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं ओके एंटरप्राइज से, तो मैं भी रेफरेंस नंबर डालता हूं। तो मैंने क्या किया, पहले आईक्यू का रेफरेंस नंबर डाला, IQSF.January.003। फिर मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरा लेटर है, मैं भी क्या करता हूं कि जनवरी में लेटर निकाले मैंने, कुछ मैंने 10 लेटर निकाले, तो मैं रिप्लाई में लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरा जो कोड है इस तरीके से होगा, January.00010 और .OKE ओएस का आसमानी एंटरप्राइज। तो दोनों रेफरेंस नंबर डाल दिए। तो रेफरेंस नंबर मेरा भी हो सकता है, रेफरेंस नंबर सामने वाले का भी हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के लेटर को टेल कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लेटर को ढूंढ सकते हैं, रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो रेफरेंस नंबर ऑप्शनल है, नहीं डालो तो चल जाएगा। अच्छा, डेट पे मैंने एक बात बताना भूल गया कि डेट अगर नहीं दी हुई हो तो आप आज की डेट डालोगे जिस दिन आप लिख रहे होगे लेटर। अगर डेट दी हुई है तो आप वही डेट यूज कर लोगे। इसने बोला कि आपने लेटर लिखना है 21 दिसंबर 2026, तो आप 21 दिसंबर 2026 की डेट डालोगे। या वो क्या करेगा, डेट की हिंट दे देगा। आपको कहा कि भाई आपने 11 अगस्त 2012 को एक चेयर परचेज की थी और वो चेयर जो है आपके पास खराब आई है 5 दिन के बाद, तो आप लेटर लिखोगे कि भाई मुझे रिप्लेस करके दे। तो जब 11 को आपने चेयर परचेज की थी, 11 अगस्त 2012 को, 5 दिन के बाद आई है, यानी कि 16 अगस्त को आई है, तो आप शायद 17-18 अगस्त को लिखोगे, तो 17 अगस्त 2012। तो आपको डेट की हिंट दी जाएगी, या तो डेट दी जाएगी या डेट की हिंट दी जाएगी या कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तो आपने अकॉर्डिंगली डेट डालनी है। एक लाइन का गैप दे दिया, फिर आपके पास आएगा इनसाइड एड्रेस। ये इनसाइड एड्रेस में क्या आता है? रिसीवर की डिटेल आती है, रिसीवर का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर उसका एड्रेस। यहाँ पे आपके पास जो सेंडर्स डिटेल है, आपकी मर्जी, आप उसको सेंडर्स एड्रेस है, जो सेंडर्स एड्रेस है आप उसको चाहो तो एक लाइन में लिख दो या आप उसको 2 लाइनों में भी तोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको, अगर आपका एड्रेस जो है ना हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहा है, हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको दूसरी लाइन पे ले जाओगे। अगर वो दूसरी लाइन से भी आगे जा रहा है तो आप उसको तीसरी लाइन पे ले जाओगे, तो आप उसको 3 लाइनों में तोड़ोगे। आप उसको हॉरिजॉन्टली आगे नहीं जाने दोगे। हॉरिजॉन्टली आगे क्यों नहीं जाने दोगे, मैं बताता हूँ। उसका रीजन है ये जो लेटर है आप इस एनवेलप में डालते हो, तो जब आप उसको फोल्ड करके इस एनवेलप में डालते हो तो वो जो लेटर का अंदर का एड्रेस है वो यहाँ बाहर नजर आ रहा होता है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करोगे तो ये अंदर चले जाएगा, तो पोस्टल सर्विस को पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाना है। तो एक लाइन अगर आपको लगता है यहाँ से बाहर निकल रही है तो आप दूसरी पे आ जाओ, फिर तीसरी पे आ जाओ। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे दूसरी पे आना है, तीसरी पे आना है? यार अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लेना। जब लग रहा हो कि यार यहाँ पे लाइन थोड़ी सी आगे जा रही है, तो कराची को नीचे डाल दिया मैंने, 187 के पीसीएचएस ब्लॉक 2 कराची को नीचे कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया कि यहाँ पे 2 लाइनों में तोड़ दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ पे और लंबा हो रहा था, मैं इसको 30 लाइन पे ले जाता। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर आप हाथ से लिख रहे हो लेटर तो सब्जेक्ट को इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे हाईलाइट करने के लिए, और अगर कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो आप बोल्ड करके लिखोगे। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट को कभी भी फुल कैप्स में नहीं लिखते हैं। फुल कैप्स का मतलब होता है चिल्लाना, जो भी मैं कर रहा हूं। आपने सब्जेक्ट लाइन में चिल्लाना नहीं है, आपने सब्जेक्ट लाइन की प्रोमिनेंट शो करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो उसको बोल्ड करके लिखोगे अगर आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो, अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो आप इन्वर्टेड कॉमास करोगे। इसका मतलब आपने उसको हाईलाइट कर दिया है। सर क्या मैं सब्जेक्ट की हेडिंग लगाऊंगा? नहीं, आप सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं लगाओगे। पूरे लेटर में एक अलग से एक लाइन नजर आ रही होगी, और वो जो लाइन है वो बोल्ड हुई हुई है। तो वो जो बोल्डनेस है वो क्या शो कर रही है, वो जो बोल्डनेस है वो शो कर रही है
कि ये सब्जेक्ट है, ये लेटर की समरी है, इसमें एक लाइन के अंदर लेटर को समराइज कर दिया गया है। सही है। फिर आपके पास एक लाइन का गैप देने के बाद आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सामने वाले बंदे को ग्रीट करना। डियर मिस्टर अली, डियर मिस आलिया, डियर मिसेस अलीना, डियर सर उवेस, डियर मैडम बिस्मा। तो ये डियर कब आता है? मिस्टर, मिस, मिसेस कब आता है? सर, मैडम कब आता है? सर आपका नाम उवैस कासमानी है तो डियर मिस्टर कासमानी लिखें या डियर मिस्टर उवैस लिखें, ये तमाम बातें मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। ये रिस्पेक्ट देने के लिए हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये जो मेन कंटेंट है ये इन 3 पैराग्राफ में आएगा। 3 पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ में आप लिखोगे रेफरेंस प्लस पर्पस। लेटर किस रेफरेंस से लिख रहे हो? यार वो हमारी टेलीफोन पे बात हुई थी तो मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ। यार वो हमारी मुलाकात हुई थी तो मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ। यार आपने मुझे सीवी भेजने का कहा था, मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ। यार आपने मुझसे कोटेशन मांगी थी, मैं आपको लेटर भेज रहा हूँ। यार वो मैंने न्यूज़पेपर में आपकी एड देखी थी, मैं लेटर भेज रहा हूँ। यार वो मुझे जो है ना कुछ परचेज करना था, मैं लेटर भेज रहा हूँ। सही है। यार वो जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट मौजूद है उसकी इंक्वायरी चाहिए मुझे, तो यहाँ पे पर्पस लिखोगे, रेफरेंस लिखोगे। और पर्पस क्या है? यार मुझे जॉब चाहिए, यार मुझे वो कंप्लेन करनी है, यार मैं डिससेटिस्फाइड हूँ आपकी सर्विस से, यार वो मैं चाहता हूँ आपसे मुलाकात कर लूँ, यार वो मैं आपके पास कंप्लेन वो लॉन्च कर रहा हूँ, यार मैं आपसे जो है वो मुलाकात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पर्पस आ जाएगा, रेफरेंस प्लस पर्पस। फिर डिटेल आ जाएगी। क्यों मिलना चाहते हो? क्यों जॉब करना चाहते हो? क्यों क्लेम कर रहे हो रिफंड? क्यों जो है वो रिप्लेसमेंट चाहते हो? क्यों कंप्लेन कर रहे हो? क्यों जो है वो बता रहे हो जो प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे डिटेल लिखोगे। और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या आ जाएगा कि मैं रिसीवर से क्या चाहता हूँ। यार मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रिफंड दे दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोडक्ट रिप्लेस कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे लेटर पे अपोलोजाइज करो। मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो मुझे रिप्लाई कर दो। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। योर्स सिंसेरली। सिंसेरली का एस स्मॉल होगा, याद रखना। ये ग्रामर की वो है, रिक्वायरमेंट है कि सिंसेरली का एस स्मॉल होगा। इस लेटर में तुमने देखा कि लेटर के एंड में यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट के एंड में एक यहाँ पे आपके पास कॉमा आ रहा है, एक यहाँ पे कॉमा आ रहा है। बाकी पूरे लेटर में देखोगे लेटर के कोई पंक्चुएशन नहीं है। मोहम्मद उवैस के बाद डॉट नहीं लगाया, नंबर के बाद डॉट नहीं लगाया, कॉम के बाद डॉट नहीं लगाया, कराची के बाद डॉट नहीं लगाया, यहाँ पे डेट के बाद डॉट नहीं लगाया, कहीं पे डॉट कॉमा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने 187 के आगे कॉमा लिखा हुआ है लेकिन पीसीएचएस के आगे कॉमा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि 187 को पीसीएचएस से कॉमा अलग कर रहा है। तो सर ये कराची को भी तो अलग करना चाहिए, कराची को लाइन ही अलग कर रही है इसलिए कॉमा नहीं लगाया। यहाँ पे लेटर के फॉर्मेट में पंक्चुएशन नहीं आती सिवाय 2 जगह, सैल्यूटेशन में आती है और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आती है। अगर सैल्यूटेशन में कॉमा लगाओगे तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में लगाओगे। यहाँ पे कॉमा नहीं लगाओगे तो यहाँ से भी हटा लोगे। यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ कॉमा नहीं लगा हुआ, गलत है। यहाँ कॉमा लगा हुआ, यहाँ कॉमा नहीं लगा हुआ, गलत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर मैं कॉमा लगा ही लूं दोनों जगह तो मुझे फायदा हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर नाम और फिर आप इनक्लोज कर लोगे। इनक्लोजर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अटैच करना। मैं जॉब एप्लीकेशन लेटर भेज रहा हूं तो मैं सीवी लगाऊंगा। मैं जो है वो कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया है उसकी मैं डैमेज की तस्वीर लगा के भेज रहा हूँ। मैं रिफंड चाहता हूँ, मैं इनवॉइस की तस्वीर लगा के भेज रहा हूँ। तो इनक्लोजर। इनक्लोजर का मतलब होता है अटैच करना। अगर कुछ अटैच करोगे तो इनक्लोजर लिखोगे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। या आपके पास फॉर्मेट मौजूद है। क्या आपको फॉर्मेट समझ आ गया? मैं सवाल फिर से एक दफा ले रहा हूं लेकिन मजीद फिर सवाल नहीं ऐड करना, ठीक है। मुजम्मिल मुश्ताक कह रहे हैं सर एड्रेस मैंडेटरी है बिकॉज मिस आलिया हसन के फॉर्मेट में स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल में भी नहीं है। यार पता है ये क्या होता है? देखो मैं एक टीचर हूँ, मिस आलिया एक टीचर है, मिस माजबीन एक टीचर है, मिस साइमा शहजाद एक टीचर है और बहुत सारे टीचर है। तो अगर तुम किसी भी टीचर पे पढ़ रहे हो ना तो उस पर तुम्हें जो है ना वो अपना फेथ रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि मैं जो तुम्हें फॉर्मेट बता रहा हूँ वो यूनिवर्सल है। तो अगर तुम मेरे फॉर्मेट को फॉलो करोगे, अगर मुझसे पढ़ोगे तो मैं चाहूंगा तुम मेरा फॉर्मेट फॉलो कर लो, ठीक है। लेकिन तुम मुझसे पढ़ने के बाद फिर तुम मिसाले का फॉर्मेट फॉलो करोगे और फिर तुम कंफ्यूज होगे तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। अगर तुम्हें मिसाले का फॉर्मेट फॉलो करना है तो फिर तुम जो है वो उसी फॉर्मेट को फॉलो करो, खिचड़ी नहीं बनाओ। तुमने मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा फॉलो किया, उनका फॉर्मेट थोड़ा सा फॉलो किया और तुमने सब खराब कर दिया।
सही है, ये सब्जेक्टिव पेपर है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर तुम 3 टीचर से पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास इतनी ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं जिस टीचर को फॉलो करूंगा फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैं किसी के फॉर्मेट को फॉलो नहीं करूंगा, ना ही फिर मैं उससे कुछ पूछूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको कहूंगा कि यार मेरा फॉर्मेट ऐसे जस्टिफाइड है, फिर आप मिसाले के पास जाओगे तो वो भी जाहिर सी बात है आपको जस्टिफिकेशन देगी, तो फिर तुम मजीद कंफ्यूज हो जाओगे। इधर यू यूज हर फॉर्मेट, इधर यू यूज माइन। मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं ये जो मेरा फॉर्मेट है ये यूनिवर्सल है, इस फॉर्मेट को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है और मैं आपको आईकैप के स्टडी टेक्स्ट से ये फॉर्मेट दिखा सकता हूं। सही है, तो फॉर्मेट पे इतना परेशान नहीं हुआ करो। मेन जो है तुमने ये देखना है कि तुमने किस टीचर के फॉर्मेट को फॉलो करना है, उसको फिर फॉलो करके चलना शुरू हो जाओ। सही है। इकरा का सवाल है सर, सेंडर डेजिग्नेशन, सेंडर की डेजिग्नेशन भाई, सेंडर मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो फिर मेरी डेजिग्नेशन कैसे होगी? रिसीवर की डेजिग्नेशन होगी, क्योंकि फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल लेटर में मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रहा हूँ, तो जिसको भी मैं लिख रहा हूँ तो वो कोई ना कोई डेजिग्नेशन पे होगा। तो सेंडर की डेजिग्नेशन ज्यादातर नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है। आसिया बलोच कह रहे हैं कि सर पेपर में सेंटर एड्रेस की जगह कुछ भी लिख सकते हैं ना, फिर सेंटर एड्रेस कोई भी एड्रेस लिख लो, कोई मेक बिलीव एड्रेस। इकरा शौकत ABC, इमेजिन करो तो नाम लिख लो ना, जैसे ABC तुम लिख रही हो तो लिख दो अब्दुल बशीर चौधरी, पूरा ईमेल एड्रेस बना दो, या abdul.bashir@gmail.com। सही है, या bashir.chaudhry@gmail.com। ABCXYZ नहीं करो, ये नाम नहीं होते ना, ये पूरा नाम कर लो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बाकी उम्मीद है समझ आ गया होगा। इंक्लोजर के बाद कॉलन आएगा, हाँ, क्योंकि वो कॉलन के आगे CV लिखूंगा ना, मैं CV लिखूंगा या फिर मैं डॉक्यूमेंट लिखूंगा तो ये आपको फायदा हो जाएगा। सैयद नूर कह रहे हैं कि सर आज से कोई BWCA शुरू करे तो कल आपके लेक्चर्स कहाँ तक देख कर आए? यार कल तक तुम सिर्फ लेटर्स वाले भी कवर कर लोगे ना, सिर्फ लेटर भी कवर कर लोगे तो कल की क्लास तुम्हारे लिए चल जाएगी। सही है। डिटेल्स मिनिमम कितनी लाइंस की होती है, डिपेंड करता है हिफ्जा। ये जो जब भी मैं लेटर दिखाऊंगा ना तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। हाँ, रेफरेंस नंबर, अगर कोई बिजनेस लिख रहा है तो रेफरेंस नंबर होगा, अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मैं रेफरेंस नंबर थोड़ी लिखूंगा। सही है। चलिए, आपके सवाल के जवाब मैंने दे दिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट है। अच्छा, क्योंकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तुम लोगों को कोई डाउट ना हो, मैं तुम लोगों को फॉर्मेट दिखा देता हूँ स्टडी टेक्स्ट से। तुम्हारे सामने स्क्रीन शेयर हो ही रही होगी ये। मैं चाहता हूं कि बच्चा कंफ्यूज ना जाए पेपर में। ये तुम्हारे पास स्टडी टेक्स्ट है PRC 1 की। लेटर्स कहाँ मिलेंगे हमें? राइटिंग प्रोसेस में मिल जाएंगे शायद। ये रहा लेटर। ये देख लो फॉर्मेट। ये जो है आपके पास जो लेटर बना हुआ है, ये विथ लेटर हेड है। एंड गेस व्हाट, सबसे पहले क्या है ये? सेंडर्स डिटेल। ये क्या है? सेंडर्स डिटेल। अब आप बोलोगे सर ये सेंटर लाइन हुई हुई है, ये आपके पास प्री प्रिंटेड एरिया होता है। ये लेफ्ट अलाइंड हो, ये सेंटर अलाइंड हो, ये राइट अलाइंड हो, ये डिजाइनिंग का पार्ट है। सही है, बाकी सब देखो लेफ्ट से राइट चल रहा है। डेट है, एक लाइन का गैप आ रहा है, रेफरेंस है, यहाँ पे एक लाइन का गैप होना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से डेट डेट और रेफरेंस में उन्होंने एक लाइन का गैप नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक लाइन का गैप है, ये एक लाइन का गैप है, ये एक लाइन का गैप है। तो यहाँ पे डेट और रेफरेंस के बीच में भी एक लाइन का गैप होना चाहिए था। सही है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक लाइन का गैप आ रहा है, सैल्यूटेशन आ रहा है, इन सबके बीच में एक एक लाइन का गैप आएगा। सही है, योर सिंसेरली आएगा, उसके बाद एक लाइन का गैप आएगा, फिर सिग्नेचर और नाम आ जाएगा। ये इंक्लोजर। इंक्लोजर में देखो ना, दो चीजें लगाई हुई हैं। यहाँ पे कॉलन लगा लेते हैं, क्योंकि कॉलन के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, सीक्वेंस आ रही है, तो कॉलन के बाद यहाँ पे आपके पास दो चीजें इंक्लोज की हुई इन्होंने। आप एक चीज इंक्लोज करो, आप एक चीज लिख लोगे। ये आपके पास फॉर्मेट है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, हर चीज के बीच में आपके पास एक लाइन का गैप है, और यहाँ पे सेंडर्स डिटेल दी हुई है। ये सेंडर्स डिटेल है। यहाँ पे सेंटर कंपनी है तो कंपनी का लेटर हेड लगा हुआ है। ठीक है। सिग्नेचर में सिग्नेचर लिख लो या फिर SD लिख लो। सिग्नेचर में SD का मतलब है साइंड, आप SD लिख लो, एक ही बात होती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ये फॉर्मेट बता दिया। ये आपके पास मैंने आपको बता दिया इनसाइड एड्रेस क्यों जो है वो 3 लाइन में लेके जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास विद लेटर हेड, विद लेटर हेड में देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, सबसे पहले सेंडर्स डिटेल में कंपनी की डिटेल आ रही है। कंपनी की डिटेल आ रही है, कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का ईमेल एड्रेस, कंपनी का एड्रेस। अब ये कंपनी का नाम है ओके एंटरप्राइज, ये कंपनी का लैंडलाइन नंबर है, कंपनी का इन्फो वाली ईमेल एड्रेस आ गई, कंपनी का एड्रेस आ गया। सही है।
ये आपके पास क्या आ गया, सेंडर्स डिटेल आ गया, उसके बाद सब सेम है, एक लाइन का गैप डेट, एक लाइन का गैप रेफरेंस, एक लाइन का गैप इनसाइड एड्रेस, एक लाइन का गैप सब्जेक्ट लाइन, एक लाइन का गैप सैल्यूटेशन, एक लाइन का गैप रेफरेंस प्लस पर्पस, एक लाइन का गैप डिटेल, एक लाइन का गैप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, एक लाइन का गैप योर सिंसेरली। फिर उसके बाद सिग्नेचर आ जाएगा, नाम। अब यहाँ पे सेंडर डिटेल फिर रिपीट हो रही है। सेंडर डिटेल क्यों रिपीट हो रही है? इसलिए रिपीट हो रही है कि यहाँ पे कंपनी का नाम, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का ईमेल एड्रेस है। अब ओके एंटरप्राइज में फॉर एग्जांपल जो है वो मोहम्मद उवैस खुद ही लेटर भेज रहा है, जो सीईओ है। अब अगर मैं किसी को लेटर भेज रहा हूं तो वो कांटेक्ट करेगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा। इस नंबर पे तो एक ऑपरेटर बैठी हुई होगी, वो फोन उठाए नहीं उठाए, उसको बात समझ आए समझ नहीं आए, तो मेरे लेटर भेजने का पर्पस किल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख लिया है। मैंने अपना फोन नंबर लिख के ये बता दिया है, जिस बंदा है ये जो अली है, मैंने अली को कहा भाई तू मुझे डायरेक्टली फोन कर लेना। सही है। और यहाँ पे सेंडर डिटेल मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया कि अगर तुझे फोन नहीं करना तो मेरे इस लेटर का रिप्लाई तू इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना। सही है। या वो क्या कर सकता है, इस ऑर्गेनाइजेशन पे इस नंबर पे वो पोस्टल सर्विस के थ्रू लेटर भी भेज सकता है। तो यहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकता है, वो मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये फॉर्मेट देखो सेम है विद लेटर हेड का, बस फर्क ये है कि विद लेटर हेड में शुरू में कंपनी की डिटेल आ रही है और जो इंडिविजुअल की डिटेल है वो नीचे उतर गई है। बस ये फर्क है जी। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग और सैल्यूटेशन दोनों में कॉमा यूज होगा। सही है। ये मैंने आपको लेटर का फॉर्मेट बता दिया है। सही है। अब आपके पास, मैं आपको रिवीजन ही करा रहा हूं, ये आपके पास लेटर मौजूद है रिकॉर्डेड लेक्चर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो मैं आपको बहुत सरसरी तौर पे ये लेटर का पर्पस बताता हूं और फॉर्मेट दिखा देता हूं। आपको एक जॉब एप्लीकेशन लेटर भेजना है, आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप एक लेटर भेज रहे हो। और ये आपने एक न्यूज़पेपर पे एक जॉब एड देखी थी। जॉब एड में कह रहा है कि हमें अकाउंट कोऑर्डिनेटर्स चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा पार्ट प्ले करेंगे क्लाइंट को लाने में और क्लाइंट को रिटेन करने में। ये जो प्रोफेशनल है डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे अभी के एग्जिस्टिंग और फ्यूचर क्लाइंट्स के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उनकी नीड्स के बारे में जानेंगे, उनको फॉलोअप कॉल्स करेंगे चेक करने के लिए कि उनकी नीड्स चेंज तो नहीं हो गई है, उनको प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे, क्लाइंट को नए नए प्रोडक्ट्स के बारे से प्रोडक्ट से मिलवाएंगे, उनको प्रेजेंटेशंस देंगे, उनको सेल्स प्रोसेस में सुपरवाइज करेंगे, और जो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है उनको भी सपोर्ट करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन, कस्टमर सर्विस, टाइम मैनेजमेंट और कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जो कैंडिडेट है उसके पास बैचलर्स की डिग्री हो कम से कम, और उसकी रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो सेल्स, मार्केटिंग और अकाउंट्स मैनेजमेंट में। आप जो एड्रेस करोगे, यानी कि जो रिसीवर है उसका नाम है सरमद अली, इसने रिसीवर का नाम दे दिया, उसकी डेजिग्नेशन दे दी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया, उसने उसका एड्रेस नहीं दिया, मैं अज्यूम कर लूंगा। इसमें इसने आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस नहीं दिया है, वो आप खुद से अज्यूम कर लीजिएगा। डेट इसने बताई नहीं है तो डेट आप एग्जामिनेशन हॉल वाली डाल लोगे। बाकी डिटेल के लिए ये आपके पास सारी चीजें मौजूद है। रेफरेंस क्या है कि आपको न्यूज़पेपर ऐड है तो आपने न्यूज़पेपर का रेफरेंस देना है। और पर्पस क्या है कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो रेफरेंस पता चल गया, पर्पस पता चल गई, डिटेल मुझे मिल गई है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या चाहते हो, उससे जॉब चाहते हो, इंटरव्यू चाहते हो। सही है। जो चीजें दी हुई है वो यूज कर लेंगे, जो चीजें नहीं दी हुई अज्यूम कर लेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने नाम अपना ओएस अज्यूम नहीं किया है। अब वही फॉर्मेट है जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये आपके पास फॉर्मेट। अब यही वाला आपके पास फॉर्मेट मौजूद है। सही है। बिल्कुल ये वाले लेफ्ट साइड पे देखो, मेरा नाम, मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा एड्रेस। अब मैंने अपना नाम अब्दुल्ला रखा है तो मैंने abdullah.khan@gmail.com कर दिया। सही है। फोन नंबर के लिए 0333 0300 1234567। मैंने ऐसे ही अपना एड्रेस बना लिया 123 प्लॉट के। आप कराची में एबीसी एरिया में जाओगे, उसके 555 स्ट्रीट में जाओगे तो 123 प्लॉट मेरा है, मतलब मेरा जमीन का घर है। सही है। या उस प्लॉट पे कोई बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग में मेरा घर है, मैंने फ्लैट नंबर नहीं बताया, क्या फर्क पड़ता है? ये मैंने 26 अप्रैल 2023 को लिखा था, मैं आज लिखता तो 12 सितंबर 2025 लिखता। सरमत अली का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, वही यूज कर लिया। मैनेजर है ह्यूमन रिसोर्स, ये भी मैंने वहीं से यूज कर लिया। एलिजेंसिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी यहीं से यूज किया है। एड्रेस नहीं दिया हुआ था, मैंने बता दिया कि भी कराची में जब तुम ट्रिपल ए स्ट्रीट पे जाओगे तो वहां पे XYZ बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पे जाओगे तो तुम्हें एलिजेंसिया प्राइवेट लिमिटेड मिल जाएगा। तो मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, मैं इसको एक लाइन में नहीं रखता। अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंट कोऑर्डिनेटर, ये सब्जेक्ट लाइन है, इसमें सब्जेक्ट लाइन में हेडिंग नहीं है। नजर आ रही है तुम लोगों को? हेडिंग नहीं नजर आ रही, लेकिन मुझे सब्जेक्ट लाइन अलग से नजर आ रहा है क्योंकि मैंने उसको बोल्ड किया हुआ है। फिर इसके बाद आपके पास है डियर मिस्टर सरमत, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो योर्स सिंसेरली में भी कॉमा लगा हुआ है। फिर यहाँ पे तीन आपके पास पैराग्राफ आ गए। पहला पैराग्राफ होगा रेफरेंस प्लस पर्पस। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंट्स कोऑर्डिनेटर एट एलिजेंसिया प्राइवेट लिमिटेड। ये मैं अपना पर्पस बता रहा हूँ, मकसद बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अकाउंट कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पे अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा एस एडवर्टाइज इन द स्पेशल न्यूज़पेपर, कि ये जो एक न्यूज़पेपर है ये मैंने खुद से नाम बना लिया, तुम डेली वो जंग कर लो, डॉन कर लो, डेली डॉन कर लो।
संडे डॉन कर लो, जो भी तुम्हें नाम रखना रख लो। तो ये रेफरेंस है कि मैंने तुम्हारा जो इश्तिहार है, जो तुम्हारा एड है, वो मैंने द स्पेशल न्यूज़पेपर में देखा था। तो उस अखबार को देखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ अकाउंट्स कोऑर्डिनेटर के लिए। तो ये हो गया पर्पस और ये हो गया रेफरेंस, ये लाइन हो गई पर्पस या, और ये वाली एस एडवर्टाइज वाले हो गए रेफरेंस। अब मैंने क्या किया कि डिटेल देना शुरू कर दी। अब मैंने उसको बताया कि भाई मेरा 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 4 साल का मेरा रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। आप टोटल 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस कर दो, आप टोटल 7 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस कर दो, आप 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस कर दो, टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस कर दो, ये आपकी कहानी है। उसने बैचलर्स मांगा था, मैंने बोल दिया मैंने एमबीए किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में। मैंने कह दिया कि मेरी स्किल्स और क्वालिफिकेशन जो है वो इस जॉब के लिए परफेक्ट है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर की चीजों को ही कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ रिफ्रेस कर दिया कि एज अकाउंट कोऑर्डिनेटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि मैं करंट और पोटेंशियल क्लाइंट के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करूं। वहां पे लिखा था कोऑर्डिनेट, मैंने इंटरेक्ट कर दिया। एग्जिस्टिंग को करंट कर दिया, फ्यूचर को मैंने पोटेंशियल कर दिया, वेरियस को मैंने डिफरेंट कर दिया। लिखा है स्टैब्लिश कंप्लीट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, वहां लिखा था स्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट कर दिया। प्रोडक्ट नॉलेज था, मैंने इनको इन्फॉर्मेशन कर दिया। लिखा था मैच क्लाइंट विथ राइट प्रोडक्ट, मैंने कहा कि मैं इन्फॉर्म करूंगा क्लाइंट को रेलेवेंट प्रोडक्ट के बारे में। प्रेजेंटेशन दूंगा, लिखा था परफॉर्मिंग डेमोन्स्ट्रेशंस। मैंने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ रीफ्रेस किया है। और मैंने कहते मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे पास ओरल और रिटन कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन, कस्टमर सर्विस, टाइम मैनेजमेंट और आईटी स्किल्स है। कंप्यूटर स्किल्स को आईटी स्किल्स कर दिया है, वर्बल को मैंने ओरल कर दिया है। मेरा जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है, मैं वेलकम करूंगा अपॉर्चुनिटी कि आप मेरी कैंडिडेट से डिस्कस करने के लिए मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर दे। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मैं सामने वाले से क्या चाह रहा हूं, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाओ। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप मेरी सीवी को कंसिडर करोगे। और साथ ही साथ मैं आपसे जो है वो आगे के स्टेप भी सुनना चाहता हूं कि आगे क्या करना चाहिए मुझे। योर्स सिंसेरली, नोट नहीं करो बच्चों। फिर उसके बाद सिग्नेचर, देखिए सिग्नेचर आप एसडी ऐसे भी लिख सकते हो। नाम अब्दुल्ला, इंक्लूजन में मैंने लिख दिया करिकुलम बेटाए सीवी। मैंने क्या किया, सीवी को इंक्लोज कर दिया है। तो ये आपके पास पूरा फॉर्मेट मौजूद है, ये मैं आपको दे दूंगा। इसमें आप ये वाला लेटर भी देख लीजिएगा, इसमें भी यही फॉर्मेट है, ये वाले में भी यही फॉर्मेट है, ये वाले में भी यही फॉर्मेट है। कल की क्लास को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मुझे अपेरेंटली लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब लेक्चर्स नहीं देखे। वो आप देखते रहिएगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाऊं। तो कल जो हमारी क्लास होगी, हम लेटर को ही कंटिन्यू कर लेंगे। हैंड आउट नंबर 3, 4 और 5 को इंशाल्लाह कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास हम ऐसे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। या पहले हम मेमो कर लेंगे। हैंड आउट नंबर 8 जो है वो मेमो है, 8B जो है वो शॉर्ट रिपोर्ट है। तो आपका लेटर, मेमो और शॉर्ट रिपोर्ट वाला कहानी कंप्लीट हो जाएगी। एक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 क्लासेस में। लेटर, मेमो और शॉर्ट रिपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक चीज आती है। लेटर के चांसेस 90% होते हैं, तो लेटर ही आएगा। लेकिन अगर शॉर्ट रिपोर्ट और मेमो आ जाए तो आप घबराएं नहीं। तो एक क्लास में हम लोग ये कर लेंगे, 2 क्लास के अंदर हम लोग ये कर लेंगे। उसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ चले जाएंगे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन। फिर हम ऐसे की तरफ चले जाएंगे, तो हमारे जो है सारे मेजर एरियाज कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्लास में आपकी करूंगा, सुनिएगा, उसके बाद एक क्लास में आपकी करूंगा ये मॉडल पेपर की। एक क्लास में आपकी करूंगा चैट जीपीटी की, एआई की। और एक क्लास में आपकी करूंगा इनफॉर्मल लेटर्स की, क्योंकि मेरे ख्याल से 1-2 बच्चों के इनफॉर्मल लेटर्स भी आए थे, तो मैं आपको उसका फॉर्मेट भी बता दूंगा। मुझे बस रिमाइंड कराते रहिएगा, मैं कोई चीज भूल ना जाऊं। हमारे पास क्लासेस बहुत है, आज 12 तारीख है। लेटर्स आपको काफी हद तक इस सेंस में समझ आ गए होंगे कि कल की इंशाल्लाह क्लास लोगे तो तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल जाएगी। मैं कल की क्लास में रिपीट भी कर दूंगा चीजें और नई चीजें बता भी दूंगा, ठीक है। चैट जीपीटी की क्लास में आपको बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। चलें आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। और पीआरसी 5 में हम लोग एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे चैप्टर नंबर 1 का। 10 मिनट में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब मिलते हैं पीआरसी 5 की क्लास में। उम्मीद है कि आज की तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। जिन चीजों में एम्बिग्विटी है इंशाल्लाह वो कल खत्म हो जाएगी। आज असाइनमेंट नहीं दे रहा, मैं आपको 1-2 दिन में असाइनमेंट दूंगा जब आपके लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अभी असाइनमेंट देने से आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास को कॉल ऑफ कर रहा हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। कल इंशाल्लाह हम लेटर्स ही देख लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ जाएंगे।